जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए जीके जीएस के सेगमेंट में सामान्य विज्ञान की क्लास है, जिसमें 20/20 आपका जीके जीएस में जो क्वेश्चन आएंगे उस सिलसिले में टॉप 100 क्वेश्चन विज्ञान के हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं, तो बड़े ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक दूरी की इकाई होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो डेसिबल की इकाई ध्वनि तीव्रता की होती है, सही बात है। अश्वशक्त शक्ति की है हॉर्स पावर। समुद्री मील जो है नौसेना संचालन के लिए है, लेकिन सेल्सियस ऊष्मा की नहीं है, सेल्सियस ताप की है। ठीक है, ताप केल्विन सेल्सियस, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, आपको बताना है। तो ल्यूमेन जो है ना, ज्योति फलस का मात्रक होता है ल्यूमेन, जबकि ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, कैंडेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। तो समय का आपको मात्रक बताना है। तो वर्ष है, माह है, और लेकिन यहाँ पे प्रकाश वर्ष जो है ना, ये दूरी का मात्रक होता है, किसका, दूरी का, समय का नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है आपको वो बताना है। तो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों का समान विमेय सूत्र नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें बल और दाब का विमेय सूत्र समान नहीं, अलग है। एमएलटी के फॉर्म में विमेय सूत्रों को लिखा जाता है, बाकी का विमेय सूत्र समान है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो खगोलीय इकाई जो खगोल विज्ञान से किससे संबंधित है। तो खगोलीय इकाई जो है ना, यहाँ पे खगोलीय इकाई आपकी संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन अविमीय राशि है, यानी बिना बीमा की राशि कौन है। तो विकृत, जिसको आप स्ट्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है, जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो। अदिश जिसमें केवल परिमाण होता है। तो दिशा के साथ परिमाण जो है, इनमें से कौन नहीं है, आपको बताना है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी ये सब सदिश राशि हैं। ठीक। पराध्वनिक विमान डॉट डॉट नामक प्रघाती पैदा करता है, इसमें से बताना है। तो पारा शब्द तरंग पैदा करता है जो हाइपरसोनिक विमान होते हैं। ठीक है। अगला है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, तो इनमें से ऑप्शन में बताना है। तो इको साउंडिंग का समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इको स्टिक विज्ञान किससे संबंधित है। तो ध्वनि से संबंधित है इकास्टिक विज्ञान। ठीक है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। तो मानक ध्वनि स्तर जो है ना, लगभग 60 डेसिबल अच्छी ध्वनि मानी जाती है मनुष्यों के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से वस्तुओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कौन सा उपकरण। तो वस्तुओं को लगाने के लिए सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं। तो पाराध्वनिक विमान कैसे उड़ते हैं, आपको बताना है। तो पाराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल पे उड़ते हैं, पाराध्वनिक विमान हाइपरसोनिक। ठीक है, ध्वनि की चाल से अधिक वेग, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो वस्तु के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को ना मैक संख्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में कहाँ किया जाता है। तो वायुयान, कहाँ, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। ध्वनि प्रदूषक नापा कैसे जाता है। तो ध्वनि जो प्रदूषण है ना, डेसीबल में नापा जाता है, किसमें, डेसीबल में, ध्वनि तीव्रता। अगला है कि साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मल बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इस तरह से कोई साइन होता है इसका। ठीक। अगला है, घरों में लगे जो बल्ब हैं आदि होते हैं, कौन से क्रम में होते हैं। समांतर क्रम में घरों में लगे हुए विद्युत परिपथ होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये नियम किसने दिया। तो आप सभी को पता होगा, V = IR,
ये नियम दिया था ओम ने, और यही बोल रहा है चालक के सिरों के बीच विभवांतर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम का नियम। क्या हो जाएगा? ओम का नियम। ठीक है। अगला है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो तार की त्रिज्या आधी करोगे ना तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। कितने गुना? 16 गुना। ठीक है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है, क्योंकि V बराबर IR होता है ना। चलो अगला है, निम्नलिखित में से अधातुओं में कौन सा एक विद्युत मंद चालक नहीं है? तो विद्युत मंद चालक इसमें से क्या नहीं है? सिलेनियम नहीं है, बाकी आपके विद्युत चालक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्क सेल में ना अपन क्या प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ें प्रयोग करते हैं। अगला है कि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप ट्यूबलाइट जो है निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है अंक? तो देखो, जो भी अपनी ट्यूबलाइट होती है ना, इनमें 6500 केल्विन अंकित होता है। ठीक है। मानव शरीर शुष्क यानी विद्युत प्रतिरोध के परिमाण का कोट क्या है? तो मानव शरीर की विद्युत प्रतिरोध की जो परिमाण की कोट है ना, 10⁶ ओम है मानव शरीर। अगला है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग कर सकते हैं इनमें से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहते हैं। तो प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से जो मिल के बना होता है ना, तो इसे अपन बोलते हैं फोटान। ठीक है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि एक प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इनमें से जो ध्रुवीकरण है इस घटना यानी इसको आप पोलराइजेशन बोलते हैं, तो इसके कारण पता चलता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। अगला है कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। किसने? मैक्सवेल ने। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय कंपास सुई की दिशा किस ओर इंगित होती है? तो कभी भी चुंबकीय कंपास है वो हमेशा चुंबकीय उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो पीतल एक अचुंबकीय है जिसमें चुंबक का असर नहीं होता। ठीक है। अगला है, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है? तो स्टील को चुंबकीय करना कठिन इसलिए है, चुंबक के लिए उपयोग बनाना, क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण ये चुंबकीय करना इसको कठिन होता है। ठीक है। अगला है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में सदैव ठहरेगा NS, नॉर्थ और साउथ पोल में स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है ना प्रकृति अनुचुंबकीय होता है इसमें से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एक भारी नाभिक बमबारी के द्वारा, इलेक्ट्रॉन बमबारी के द्वारा दो हल्के नाभिकों में जब टूटता है तो उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और जब एक भारी नाभिक दो नाभिक है एक नाभिक में बदल जाता है उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। टूटने को विखंडन और बदलने को यानी मिक्स हो जाने को संलयन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे परमाणु बम काम करता है, जबकि नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है। जैसे आ ही गया क्वेश्चन आपका, तो हाइड्रोजन बम किस पे कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था तो किसने बनाया था? तो फर्मी ने बनाया था सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर। परमाणु बम का सिद्धांत आपको बता ही दिया, नाभिकीय विखंडन है। क्यूरी किसकी इकाई है आपको बताना है। क्यूरी जो है किसकी इकाई है? तो आपको बता दूं, क्यूरी जो है ना रेडियो एक्टिव पदार्थों की इकाई है, यानी रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है ना वो नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय संलयन को ताप अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन को क्योंकि इसमें संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है इसलिए ताप अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है
कि रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, तो जीवाश्मों की, यानी जो मरे हुए सड़े गले चीज़ हैं जीवाश्मों की कार्बन डेटिंग C14 यूज करते हैं। ठीक, यूरेनियम डेटिंग किसके लिए यूज करते हैं, चट्टानों उच्चानों के लिए। ठीक है, परमाणु रिएक्टर होता क्या है, तो परमाणु रिएक्टर को आणविक भट्ठी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया, तो हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था उनका नाम था ब्रिकवेट। राडार का आविष्कार किसने किया था, तो टेलर एवं यंग ने राडार का आविष्कार किया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के जो अल्फ्रेड नोबेल है ना, इनके नाम पर शुरू होने वाला पुरस्कार है, तो इन्होंने खोज किसकी की थी, तो आपको पता होगा 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट। ठीक है, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है, तड़ित चालक जो है ना, इसके आविष्कारक हैं आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। टीवी जो टेलीविज़न है इसको किसने आविष्कार किया था, तो J.L. बैयर्ड के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार राटजन ने किया था, W.A. राटजन। किसने किया था, राटजन, ये। ठीक है, टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो टेलीस्कोप जो है ना, इसकी खोज यहाँ पे की थी गैलीलियो ने। किसने की थी, दूरदर्शी की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था, तो हवाई जहाज़ का राइट ब्रदर्स। ठीक है, गैस इंजन की खोज किसने की थी, तो गैस इंजन जो है ना, इसकी खोज की थी डैमलर ने। किसने की थी गैस इंजन की, डैमलर ने। परमाणु बम का विकास किसने किया, तो परमाणु बम का जो विकास है ना, ये रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। ठीक है, अगला है सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें, तो सोना बहुत ही तन्य और आघातकर्णी धातु होती है, सबको पता है। तो सोना को कठोर मिलाने के लिए थोड़ा सा उसमें तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, तो स्वर्ण के, सोने के आभूषणों में हॉलमार्क होता है। ठीक, खाने पीने में फसाई का होता है। ठीक, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, तो बेवकूफ़ों का सोना जो है ना, यहाँ पे पायराइटिस को कहते हैं, यानी पायराइटिस एक बेवकूफ़ों का सोना है। ठीक है, शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने का शुद्ध सोने से प्रतिशत क्या है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और 18 कैरेट का जो हो जाएगा तो 75% हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किन लवणी का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, अम्ल और क्षार। तो अम्ल क्या करता है, लाल को नीला कर देता है, और क्षार, सॉरी नहीं, हाँ, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल, और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। तो ये चीज़ें याद रखना, क्षार लाल को नीला और अम्ल जो है नीला को लाल लिटमस कर देता है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, तो यहाँ पे Na2CO3 जो क्षार है वो करेगा। ठीक है, अगला है कि जलीय विलयन की अम्लता के लिए परीक्षण के लिए कौन सा प्रयुक्त उपकरण है, तो जलीय विलयन की जो अम्लता है इसका परीक्षण के लिए जो उपकरण यूज करते हैं ना, उनका नाम होता है पीएच मीटर, जिसको पीएच मान बोलते हैं। पीएच मान से सब निकालते हैं। पीएच मान के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ। पीएच मान को समझो, अगर 7 है, 7 जो होता है शुद्ध जल का पीएच मान, जो 7 उदासीन होता है। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 है तो वस्तु उदासीन होगी। 7 से अगर कम है, 2, 3, 1, 4, 5, तो वो कैसी वस्तु होगी, अम्लीय होगी। और 7 से अधिक है तो क्या हो जाएगी, क्षारी, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, अम्लीय और क्षारी को पीएच मान कैसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो इसमें से लुईस अम्ल आपका BF3 नहीं है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होगा। पीएच मान की खोज किसने की थी, तो पीएच मान की खोज सारनसन ने की थी, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल क्या है, तो अम्ल वह पदार्थ है, पहली बात तो ये जानो कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। दूसरी बात, अम्ल जो है ना जलीय विलयन में प्रोटॉन आयन देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्यापारिक वैसलीन कैसे निकाला जाता है, तो व्यापारिक जो वैसलीन है ना, ये पेट्रोलियम से बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पैराफिन किसका उत्पाद है, तो पैराफिन जो है ना पेट्रोलियम परिशोधन के लिए उपयोग किया जाता है, पैराफिन। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है, तो पेट्रोल जो गाड़ियों में यूज होता है ना, इसका मुख्य घटक होता है ऑक्टेन। ठीक है,
अगला है कि पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण क्या रहता है, तो हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम में मिला रहता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे माना गया है, तो मीथेन को सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता मीथेन बोले तो CH4 गाय के गोबर में भी पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं, तो मीथेन को ही मार्स गैस बोला जाता है। अगला है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मिलाने वाली गैस कौन सी है, तो मीथेन ही है जो सेप्टिक टैंक से निकलती है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मैंने बता ही दिया मीथेन है, CH4 गोबर गैस का मुख्य अवयव। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी मीथेन ही है, याद रखिएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव भी मीथेन ही है, तो मीथेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे कि पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन होता है, तो फफूंदी जो है ना पादप रोगों पे सबसे ज़्यादा लगता है पौधों पे। ठीक है। पौधों को जो रोग है प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो रोग से रक्षा के लिए पौधों को कैसे बनाया जाता है, जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधों को रोग से क्षमता प्रतिरोधी बनाया जाता है। हरित वाली रोग किस फसल से है, तो देखो आया हुआ क्वेश्चन है, हरित वाली रोग जो है ना ये बाजरा की फसल में लगता है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, टिक्का रोग जो है ना मूंगफली की फसल से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध एक रोग है खैरा रोग, ये किसके कारण होता है, तो जिंक यानी जस्ते की कमी के कारण धान का खैरा रोग होता है। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त की जाती है, तो याद रखना काफ़ी जिसमें कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है ये पौधे के बीजों से प्राप्त किया जाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण है ना ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त होता है चिकोरी चूर्ण। ठीक है। अफीम कैसे प्राप्त होती है, जिसको आप गांजा बोलते हो, अफीम जो है ना ये बिना पके फल के लैक्टस से अफीम प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेस्पर्सिन नाम औषध प्राप्त होती है, तो रेस्पर्सिन की जो औषधि है ना ये यहाँ पे आपका रेस्पर्सिन की औषध राउल वुल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त होती है, राउल वुल्फिया सर्पेटाइना। अगला क्वेश्चन है कि कुनैन जो है ना सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, देखो कुनैन एक दवा है जो मलेरिया में यूज की जाती है, मलेरिया में कुनैन दी जाती है, ये सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है और प्राकृतिक रूप से सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क। 3 मस्तिष्क हैं, अग्र मस्त, पश्च और मध्य। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर की कुल कोशिकाओं का सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो मानव शरीर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की सबसे लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई क्या है, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है ना उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। आपने देखा ही होगा जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाने जाते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताना है, तो तंत्रिका कोशिका ही मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। मनुष्य का जो मेरुदंड होता है जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो लगभग 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं मनुष्य के मेरुदंड से। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो गुर्दे का जो है किडनी का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम गुर्दा यानी कृत्रिम अगर किडनी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो डायलिसिस के सिद्धांत पे कृत्रिम गुर्दा या कृत्रिम किडनी करती है। अगला है कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, तो मूत्र में, मनुष्य के मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। अगला है कि अपोहन जिसको आप डायलिसिस बोलते हो उसका प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग किडनी यानी वृक्क के क्रियाओं के लिए पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, स्वेदन जो है ना शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए स्वेदन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ठीक। तो ये हमारे टॉप 100 आज के साइंस के क्वेश्चन थे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की 2022 की भर्ती परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप रिवाइज करके एक बार और अच्छे से देख लेना। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।